लॉ का स्टेटमेंट, न्यूटन थर्ड लॉ, इस लॉ का स्टेटमेंट भली भांति सबको मालूम है। क्या कहते हैं हिंदी में, एक मुहावरा है उसके लिए, टीट फॉर टैट में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे कहते हैं। अच्छा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, व्हाट इट मींस बाय एक्शन। तो थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं। फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये चीज सबको मालूम है, इवन जो लोग साइंस नहीं पढ़ते उनको भी ये सब चीज मालूम है ना। तो ठीक है, चलो इस पे बारीकी से सारा चीज को देखते हैं। बाय द वे, व्हाट इट मींस बाय एक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, मोमेंटम, व्हाट यू मीन बाय एक्शन? एक्शन इज फोर्स। दैट मींस फॉर एवरी फोर्स यू अप्लाई ऑन ए बॉडी यू गेट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कोई बॉडी के ऊपर आप जब कोई फोर्स दोगे वो आपको उल्टा फोर्स देगा, इक्वल फोर्स देगा। तो इस चीज को एनालिसिस प्रॉपर्ली करने के लिए थोड़ा हम लोग बेसिक से जाते हैं। हाउ ए फोर्स इज मैनिफेस्टेड, हाउ ए फोर्स इज मैनिफेस्टेड। एक फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए क्या चाहिए? एन एजेंट चाहिए। जो एजेंट किसी एक एजेंट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। एजेंट के पास एक मोटिव होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे, उस मोटिव के कारण वो उसके ऊपर एक फोर्स दिया, है ना। तो जैसे फोर्स दिया उस फोर्स को हम कहेंगे एक्शन। सो व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पहला हुआ, एनालिसिस में देखेंगे, एक्शन इज नथिंग बट द फोर्स exerted by agent on the object। कोई एजेंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोर्स दे सकता है, बिना कोई ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर फोर्स देगा? हमको एक फोर्स लगाना है, आई ऑलवेज नीड ए ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो एक्शन क्या हुआ? एक्शन इज नथिंग बट द फोर्स exerted by the agent on the object। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जब भी एजेंट एक फोर्स देगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट उसको रेसिप्रोकेट करेगा, ऑब्जेक्ट उसको रेसिप्रोकेट करेगा कितने फोर्स में? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। सो व्हाट इज रिएक्शन? ध्यान रहे, व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन इज द force exerted by object on the agent। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। रिएक्शन फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर जो फोर्स देगा उसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। अच्छा, पहले एक्शन होता है कि पहले रिएक्शन होता है? कुछ लोग बोलेंगे कि पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है। नहीं नहीं नहीं, दे कोएग्जिस्ट। एक्शन हुआ उसके बाद रिएक्शन हुआ, ऐसे नहीं। एक्शन के साथ साथ रिएक्शन एक साथ शुरू होता है, देयर इज नो गैप। समझ में आया क्या? अब एक्शन रिएक्शन के बारे में तो आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट विल राइट हियर। बिट नंबर 3 में क्या है? एक्शन and reaction forces, action and reaction forces are equal and opposite, and opposite ये आपको मालूम है, कोई नई चीज नहीं। act and act along same line of action, same line of action। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। they act along same line of action। समझ में आया क्या? मतलब अगर कोई एजेंट है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पे दिया तो ये इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट
अपोजिट फोर्स यहाँ पे नहीं देगा, ये गलत है। ये अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन विल बी हियर ओनली, रिएक्शन विल बी हियर ओनली, नॉट हियर। दे ऑलवेज, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया। द रिएक्शन फोर्स इज टू बी अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस लाइन में एक्शन है उसी लाइन पे ही रिएक्शन फोर्स होगा। चौथा हुआ एक्शन एंड रिएक्शन कोएग्जिस्ट, एक साथ होते हैं। ये नहीं कि पहले ये हो गया पहले एक्शन हो गया फिर रिएक्शन शुरू हुआ, ऐसे नहीं, एक्शन के साथ साथ रिएक्शन चलता है। एक्शन एंड रिएक्शन कोएग्जिस्ट, समझ में आया? एक्शन एंड रिएक्शन कोएग्जिस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है कि अगर एक्शन और रिएक्शन कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोचो। तो मैं कहूं कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर मैं 10 न्यूटन फोर्स दिया, तो जैसे मैं 10 न्यूटन फोर्स दिया वो भी 10 न्यूटन फोर्स दिया, मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, वो दे रहा है 10 न्यूटन, तो क्या होना चाहिए? नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये ब्लॉक चलने लगा है, मतलब लग रहा है कि उसका रिएक्शन मेरे से कम है, और हम बोल रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। नहीं, ये सोच गलत है, ढंग से सोचिए। दो फोर्स आपस में कैंसल आउट कब करेंगे? अगर दोनों फोर्स, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स आया, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स आया, तो आप कहोगे दोनों फोर्स कैंसिल कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स आया, ये कोई एक दूसरा बॉडी के ऊपर ये फोर्स आया, तो दे कैन नॉट कैंसिल आउट। फॉर कैंसिलिंग आउट दे मस्ट एक्ट ऑन दी सेम बॉडी। तो हम कहेंगे एक्शन एंड रिएक्शन both are not cancelling, they are not cancelling out each other. Why? Because they are acting on two different bodies. ठीक है? तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ? एक इसी को तो एक्शन एंड रिएक्शन do not cancel out each other. Why? Because they are acting on two different bodies. आप अगर किसी एक व्हील चेयर में बैठ के एक टेबल को ढकेल दोगे तो क्या होगा? By your action, table will move in one direction. By the reaction of the table, you will move in the backward direction. So both of them are acting and they are not cancelling out each other. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन do not cancel out each other. Each other as they are acting on two different bodies. एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन के बारे में नेसेसरी जानकारी हम लोग जुगाड़ कर लिए। ठीक है, we know that like charges repel each other. In the figure below, अगर यहाँ पर दो चार्ज है, एक Q चार्ज है और एक 10Q चार्ज है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, पक्का ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। फाइंड फोर्स ऑन व्हिच चार्ज इज मोर, कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, an apple falls under gravity. Apple falls under gravity.
व्हाट इज मोर, फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एप्पल और फोर्स ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, इनमें से कौन ज्यादा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, here is a pendulum of mass 5 kg, ठीक है, this is what is ground, find with what force the bob of the pendulum, the bob of the pendulum is attracting earth, क्या फोर्स में ये पेंडुलम जो है अर्थ को खींच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a block is kept on a table, if we consider weight of block is action, then what is, or then identify the reaction force, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है, 4 क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप लोग इसको बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 2 चार्ज है और हम जानते हैं कि ये दोनों चार्ज रिपेल करेंगे, ये इसके ऊपर कोई फोर्स डालेगा, ये इसके ऊपर कोई फोर्स डालेगा, और हम कहेंगे ये मान लो इसके ऊपर फोर्स F1 है, ये F2 है, तो हम कहेंगे भाई न्यूटन थर्ड लॉ द फोर्सेस, इसके ऊपर जो फोर्स आया 10Q के ऊपर जो फोर्स आया वो कौन दिया, 10Q हुआ ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर फोर्स आया कौन दिया, ये Q becomes एजेंट, फॉर द फोर्स F2 10Q is object, Q is agent, 10Q is object, Q is agent, तो फिर ऑब्जेक्ट भी तो एजेंट के ऊपर फोर्स देगा, मतलब क्या कहेंगे, सेम फोर्स आएगा, बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और अगर वेक्टोरियली लिखेंगे तो F1 is equal to minus F2, सेम फोर्स आएगा, एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एप्पल फॉल्स अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज मोर, फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एप्पल और फोर्स ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, आप कहोगे अगेन बोथ आर सेम, आंसर क्या होगा, बोथ आर सेम, बिकॉज फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीसरा केस में ये पूछ रहा है ये पेंडुलम अर्थ को कितने जोर से खींच रहा है, अरे अर्थ को कितने जोर से खींचेगा, जितने जोर से अर्थ इसको खींचेगा, अर्थ इसको कितने जोर से खींच रहा है 5G और 50 न्यूटन, मतलब विथ व्हाट फोर्स द पेंडुलम इज पुलिंग अर्थ, सेम 50 न्यूटन बाय न्यूटन थर्ड लॉ ओनली, है ना, फोर्स बाय न्यूटन थर्ड लॉ दैट फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट, A block is kept on a table। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए मुझे बाकी के चीज को थोड़ा मिटाना पड़ेगा ताकि मैं आपको ढंग से समझा पाऊं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताने के लिए आप बोल दिए कि व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स हियर, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टेबल। अच्छा ठीक है, चलो मानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टेबल। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर आ रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ब्लॉक के ऊपर। मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा इसका फिगर करके दिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि थर्ड लॉ इतना सिंपल लगते हुए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन दी टेबल। अगर ब्लॉक का वेट को हम एक्शन मानेंगे तो रिएक्शन क्या है, आप कहोगे ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर टेबल एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, दैट इज द रिएक्शन। अरे अगर ये बात है तो आप क्या देखोगे, वेट किसके ऊपर आ रहा है, ऑन दी ब्लॉक। आर किसके ऊपर आ रहा है, वो भी ऑन दी ब्लॉक। लेकिन अभी भी तो हम लोग देखे थोड़ी देर पहले, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन दी सेम बॉडी। हियर एज फॉर योर आंसर गोज, बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग ऑन दी सेम बॉडी, है कि नहीं? दे आर एक्टिंग ऑन दी सेम बॉडी एंड दे आर कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट आल्सो, दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो सोचे तो कैसे सोचे, चलो सोचते हैं। वेट अगर हुआ नंबर 4 का सॉल्यूशन, वेट अगर हुआ एक्शन, तो फिर एजेंट कौन हुआ भाई, एजेंट कौन हुआ? क्यों ये वेट आ रहा है, क्यों ये वेट आ रहा है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट डाउन, सो अर्थ इज द एजेंट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ब्लॉक। अर्थ इज पुलिंग द ब्लॉक with whatever force earth pulls the block, that is the weight. Now reaction is applied by block or by object on agent। बीच में टेबल कहां से आया भाई, ये अर्थ और ब्लॉक वाला सिस्टम के बीच में टेबल कहां से आया? अर्थ ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स दिया, ब्लॉक अर्थ के ऊपर एक फोर्स देगा, तो आप क्या कहेंगे? सो ये रिएक्शन इज applied by object on agent. So here reaction force is the force of attraction, force of attraction of the block on earth। अब ये ब्लॉक अर्थ को पुल कर रहा है, that becomes the reaction force। ध्यान से रखना है, जब भी कोई फोर्स आया सामने, देखना है एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दिया तो ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर फोर्स देगा, बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। वेट वाज द एक्शन, देन एजेंट इज अर्थ, ऑब्जेक्ट इज ब्लॉक, टेबल तो बीच में बेचारा फंसा हुआ। समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया? तो अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर मैं आपको और ढेर सारे क्वेश्चन देता हूं, अभी फटाफट आपको आंसर बताना है। इनको ध्यान से देख लोगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, पूरा ध्यान से देखोगे सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक दुका लोग आंसर बोल रहे हैं। ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, दिया है कि फिगर में एक पेंडुलम ऐसे झूल रहा है। फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग एक्शंस आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन हुआ फोर्स, वेट ऑफ द बॉब अगर एक्शन है, रिएक्शन फोर्स क्या है? टेंशन ऑन बॉब अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन फोर्स क्या है? समझाने के लिए मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, एजेंट ऑब्जेक्ट रिएक्शन। देखो ये एक्शन हुआ, वेट ऑफ द बॉब, हु वाज द एजेंट? अर्थ वाज पुलिंग द बॉब, तो आप कहेंगे अर्थ इज द एजेंट, ऑब्जेक्ट इज बॉब। तो रिएक्शन फोर्स कौन किसके ऊपर देगा? ऑब्जेक्ट देगा एजेंट के ऊपर, क्योंकि एक्शन फोर्स था एजेंट का ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट इज गिविंग सम फोर्स ऑन अर्थ, व्हाट फोर्स? जब अर्थ उसको पुल कर रहा है वो भी उसको पुल कर रहा है, तो हम कहेंगे द बॉब इज एक्सर्टिंग ए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑन अर्थ, दैट इज व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स। So what is the reaction force? Attraction of Bob on Earth. Attraction of Bob on Earth is called reaction force. अच्छा इस केस में बताओ,
टेंशन ऑन बॉब। ये टेंशन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है टेंशन? इसको कौन खींच रहा है? थ्रेड। थ्रेड को खींच रहा है तब ना। किसको खींच रहा है? बॉब को खींच रहा है। तो फिर ये बॉब थ्रेड को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये जितने जोर से खींच रहा है ये उतने जोर से खींचेगा। तो हम क्या कहेंगे? टेंशन ऑन बॉब इज सेम एज टेंशन इन थ्रेड। टेंशन इन थ्रेड तो बन गया। अगर टेंशन को एक्शन लेंगे ये जितने जोर से खींच रहा होगा ये उतने जोर से खींच रहा होगा, है ना। सोच लो कि दूसरा आखिरी क्वेश्चन, सपोज एक पहलवान बच्चा है और दूसरा दुबला पतला है और दोनों लड़ने लगे तो एक दूसरे को ढकेलने लगे। नाउ आउट ऑफ ए एंड बी हु इज पुशिंग विथ ए ग्रेटर फोर्स? दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, कौन जोर से ढकेल रहा है? कौन जोर से ढकेल रहा है? They are pushing each other with same force. That you must understand. That you must understand. They are pushing each other with same force. हाँ, इसका मास ज्यादा है, इसके ऊपर जितना फोर्स आ रहा है इसके ऊपर उतना ही फोर्स आ रहा है। इसके मास ज्यादा होने के कारण इसका एक्सीलरेशन कम है, इसका मास कम होने के कारण इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। जैसे अर्थ और एप्पल वाला कहानी में अर्थ एप्पल को जितना जोर से खींचा, अर्थ को एप्पल उतने ही जोर से खींचा, लेकिन मास कम है, सड़क से मूव कर गया। इसका मास ज्यादा है, ये मूव नहीं कर पाया सेम फोर्स में। तो मूवमेंट देख के पता मत कर लेना कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, आई मीन कौन बड़ा है कौन छोटा है। थर्ड लॉ कहता है दे आर पुलिंग और पुशिंग ईच अदर विद सेम फोर्स, ठीक है ना। दे आर पुशिंग ईच अदर विद सेम फोर्स। मान लो कि इधर से कोई ट्रेन आ रहा था और उधर से कोई कार आ रहा था, हेड ऑन कोलिजन हो गया, फेंका गया कार। कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स दिया? कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स दिया? बराबर फोर्स दिए। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कोएग्जिस्ट। जब ये दे रहा था एक्शन तभी हो रहा था रिएक्शन, ना कि एक्शन होने के बाद रिएक्शन हुआ। समझ में आया? व्हेन ए कार एंड ए ट्रेन कोलाइड they exert equal and opposite forces onto each other। समझ में आ गया? सर